आप इसको यूज करोगे या तो ये नीचे जा सकता है ऊपर जा सकता है, 30 mm जितना स्केल होता है उतना ही ले सकता है ये। शोरूम जाते हैं बाइक रख लेते हैं, शोरूम 1-2 दिन के बाद ही बाइक देता है, जबकि कोई दूसरी बाइक हो तो आपको घंटों या 3 घंटे 4 घंटे के अंदर बाइक मिल जाती है। बहुत सपनों वाली बात है कि मैं बोल दूंगा मेरे को 30 मिल गई करिश्मा से। हाईएस्ट इसकी मैंने निकाल चुका हूँ 29.4 और इतना बज रहा है कि आप इसको हाई स्पीड पे ले जाओ, हाई आरपीएम पे ले जाओ, आपके कानों तक बजा जाएगा आगे। और यही मेरा एक डिसीजन था जो कहीं ना कहीं अब मैं जाके 1 साल के बाद रिग्रेट कर रहा हूँ कि हाँ ये शायद नहीं करना चाहिए था। फैमिली पर्पस वाली बाइक नहीं है ये, तो टास्क बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, सैटरडे संडे को बाइक देता हूँ, अगर मैं सैटरडे को दे रहा बाइक संडे से पहले नहीं मिलती और शोरूम वाले हाथ खड़े करते कि सर इस बाइक के लिए अलग टेक्नीशियन लगेगा और जितना आप इसको हाई स्पीड में जाओगे उतना ही बजेगा। तो मेरे को ये लॉक करवाना पड़ा जानबूझ के, क्योंकि अगर लॉक नहीं करता नहीं ऐसे ऐसे हिलता रहता था। अभी आने वाला है भाई न्यू ईयर, और न्यू ईयर 2025 के अंदर लोग बहुत सारी बाइकें खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और स्पेशली जिनका बजट 2 लाख है तो उनको लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वन ऑफ बेस्ट रहने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में ना बदल जाती हैं, आप लोगों ने बहुत सारी बाइकों से कंपेयर करके भी देखा होगा, जस्ट लाइक RS 200, MT-15, RN5, बहुत सारी बाइकों के बीच में हाइप ये भी रखती है करिश्मा की इंडियन ब्रांड है। एक्चुअल में ना चीज़ें चेंज हो जाती है जब पर्सनल लाइफ में हम इस गाड़ी को चलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकेशन में दिखाई जाती हैं, बट नॉर्मल लाइफ में बहुत चीज़ें अलग होती हैं। तो आज इस बाइक का एक रिव्यू करेंगे, बट वो रिव्यू भी रहेगा, साथ साथ छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन मैं भी बता दूंगा। बट जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऑनरशिप रिव्यू होता है ना, जो ऑनर का फीडबैक रहता है, वो तकरीबन 1 साल होने वाला है इस गाड़ी को लेते हुए, और गाड़ी अराउंड 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक 20,000 किलोमीटर बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहता है इस गाड़ी का, इस गाड़ी के टायर कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे है, माइलेज एक्चुअल में पर्टिकुलर देती कितना है, वो सारी चीज़ें एक अलग होती हैं। तो ये मोहित भाई बताएंगे। मोहित भाई इस गाड़ी के प्राउडली ओनर है। प्राउडली ओनर भाई? प्राउडली तो नहीं हूँ भाई बट हूँ भाई इस वीडियो में ना मैं बहुत कम बोलूँगा, क्योंकि मैंने भाई से अभी बात करी ऑफलाइन, तो मुझे समझ आया कि ये भाई कसम से इस गाड़ी को लेके बहुत हद तक दुखी हो चुके हैं। तो ये हैं हमारे मोहित भाई। मोहित भाई कैसे हो आप? बहुत बड़े भाई। मोहित भाई का एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जिस पे ये बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग डालते हैं। आप ले लेना, यहाँ से ये लिख लेना, और चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट वहाँ पे जाके भाई से कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनका व्लॉग भी देख सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ मोहित भाई, इतनी सारी बाइकें आती हैं इसके प्राइस रेंज में, और 1.5 लाख में, 2 लाख में, इतनी सारी बाइकें हैं कि अगर उंगलियों पे गिने तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। इसकी तरफ जाने का कैसे प्लान बना आपका? भाई देखो, मैं इससे पहले ना विक्रांत ओन करता था बजाज की V125। इससे पहले भी इंडियन? वो इससे पहले भी इंडियन थी। अच्छा। तो मेरे साथ उसमें प्रॉब्लम आता था ना कि मैं जब भी उसको थोड़ा एग्रेसिव खींचता था ना, मेरे साथ तो इंजन खुल चुके हैं, मैं बहुत बाइकों के इंजन खोल चुका अपने एग्रेसिव स्टांस करने के चक्कर में। तो मेरे को ये था कि भाई अच्छा, मैं आप हार्ड एंड फास्ट चला दो। हाँ, हार्ड एंड फास्ट, मतलब मेरा स्टार्टिंग से था कि मेरे को थोड़ी ऐसी बाइक चाहिए तो थोड़ा खींच के चल सके। अच्छा। तो मैं हमेशा घर वालों का डर भी रहता था कि घर वाले मेरे को तसल्ली से ऐसी बाइक नहीं लाते जिससे उनको लगता था कि ये ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर देगी। तो जब अपनी जेब में पैसे वैसे आए, फिर मैंने R&D करना सोचा कि भाई ऐसी कौन सी बाइक है जिसको मैं वेयर एंड टीयर भी कर दूं, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मैं निकला सर्च पे, दोस्तों से रिकमेंडेशन करी, RS 200 कुछ ने बोला, RC 200। मेरे को ये था कि यार जब करिश्मा लॉन्च हुई थी तो मैं एक्सपेक्टेशन रखता इस बाइक से कि हाँ यार इसका जो इंजन का पावर है वो अभी इसके सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा भाई। 25 की bhp है ना उसमें, 25 bhp और 20 का टॉर्क है। तो ये सेम चीज आपको किसी और बाइक में इस टाइम पे नहीं मिल रही थी। तो जब तक पल्सर N250 नहीं आई, लुक्स अच्छे थे। तो मैंने कहा यार RC 200 है ऑप्शन मेरे पास। RC का ये था कि उसमें जब से VS6 आया उसका लिमिटर आ गया, अब वो 140 नहीं टच कर पा रही है, वो पावर उसकी रिड्यूस हो गई है। तो मैंने कहा यार अगर मैं ऐसी बाइक ले रहा हूँ जो 140 नहीं जा रही है और मेरे को चाहिए था कि ऐसी बाइक थोड़ा एग्रेसिव जाए, फिर मेरे पास बचती थी R15 और RS 200। RS 200 का भी यही लॉजिक था, जब से VS6 आया, VS3 और 4 वाली तो बहुत बढ़िया बाइक थी। 6 वाला जब से आया उसका भी ऐसा लगता किसी ने दम तोड़ दिया उस बाइक का। 140 के बाद वो जा नहीं रही थी। और RN5 मेरे लिए हमेशा से था कि यार ये वैसी बाइक है कि मैं इसको अपने आप को तो रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बाइक हो जो मैं किसी और को फ्रंट रिकमेंड कर दूं, क्योंकि उसका जो पोस्चर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू इससे। इसका पोस्चर थोड़ा ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। RN5 को तो सिटी में चलाने के लिए मान लो टास्क है एक भाई, तो और स्पेशली ट्रैफिक में वही टास्क को मैं अवॉइड करने के लिए ये मेरा ऑप्शन था कि हाँ बजट में भी है, 2 लाख तक का इसका, 2 लाख 10 इसकी ऑन रोड प्राइस थी। मैंने कहा मैं इसको ले सकता हूँ, बजट में भी आ गई, और यही मेरा एक डिसीजन था जो कहीं ना कहीं अब मैं जाके 1 साल के बाद रिग्रेट कर रहा हूँ कि हाँ ये शायद नहीं करना चाहिए था मेरे को। उस पर भी आएंगे भाई। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे इस प्राइस रेंज में या इस लुक्स वाली में बहुत सारी बाइकें आती हैं, मैं ये जानना चाहूंगा ये फैमिली पर्पस है या नहीं है? भाई देखो, मैं अब मेरी रिसेंटली मैरिज हुई थी तो मैं वाइफ के साथ ट्रैवल करता हूँ। अगर आपकी वाइफ थोड़ी हेल्दी नहीं है तो आप ले जा सकते हो, लेकिन ये फादर या मदर को बिठाने वाले बाइक नहीं है, क्योंकि हाइट इसकी ना पीछे से थोड़ी ऊपर है। तो आपके फादर या मदर इस पे नहीं बैठ पाएंगे। मतलब फैमिली पर्पस वाली बाइक नहीं है ये, तो टास्क बहुत बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप ऐसे सिटी के अंदर गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहते हो, वाइफ के साथ जाना चाहते हो, वो वाली बाइक हाँ, उसके लिए ठीक है, ये उस चीज पे काम कर पाएगी ये।
और एक मुद्दे की चीज और, देती कितना है भाई ये? भाई देखो, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ना बहुत अलग अलग माल नंबर दे देंगे, कोई इसको 35 का नंबर दे देगा, 31 का नंबर दे देगा। मैं अपना नंबर बता देता हूँ भाई, मेरे को इसने आज तक 30 नहीं दिया है। 30 भी नहीं मिली? 30 मतलब बहुत सपनों वाली बात है कि मैं बोल दूंगा मेरे को 30 मिल गई करिश्मा से। हाईएस्ट इसकी मैंने निकाल चुका हूँ 29.4, जब मैं बहुत इसको 80 के अंडर रख रहा हूँ, प्रीमियम पेट्रोल भरा रहा हूँ N95 वाला और डेली, हाई आरपीएम पे नहीं जा रहा? हाई आरपीएम पे नहीं जा रहा, तब जाके इसने मुझे 29 दी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई इसको आप 60 पे रखो। मैंने कहा भाई अगर 60 पे रखनी होती तो मैं लेता ही क्यों, फिर सही बात है, फिर तो 125 सीसी फिर चलाते। 125 से ले लिया। तो बहुत सारे लोग आपको अलग अलग नंबर देंगे, ये मेरा अपना नंबर है 29। अगर आप एग्रेसिव चलाते हैं तो ये आपको 25-26 सीसी रेंज में देने वाली है। आप ये मत उम्मीद करिए कि हाँ ये वैसी बाइक है कि जिसको आप डेली पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो वाली बाइक नहीं है ये। और बाकी आपका चलाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। वो तो चलो ठीक है, वो मेरी मिस्टेक है। वो भी थोड़ा अलग है। अच्छा भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जो आपने बहुत अच्छे से बताया हमें ऑफलाइन मतलब ऑफ कैमरे में भी, यार कंपनी का फीडबैक इतना अच्छा क्यों नहीं है? मैंने और भी 2-4 ओनरशिप लिए, मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ और आपसे सुना भी मैंने, बट कैमरे में पहली बार सुन रहा हूँ। यार इतना बुरा क्यों है कंपनी का फीडबैक, और क्या क्या आपके साथ हुआ वो भी थोड़ा बताओ डिटेल में। देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है कि ये मैं सबको बोलना चाहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी कोई भी बाइक आती है ना, उसका फर्स्ट बैच तो बिल्कुल मत लो। हाँ। क्योंकि उनके जो आपके टेक्नीशियंस होते हैं शोरूम में, वो इस बाइक किसी बाइक को लेकर ट्रेन नहीं होते। दूसरी बात, जब हीरो में स्पेसिफिकली बात करूं मैं, हीरो के टेक्नीशियंस ने आज तक स्प्लेंडर जैसी बाइक्स, HF डीलक्स जैसी बाइक्स को मेंटेन कराया, ठीक कराया, तो उनको कभी ऐसा ये बाइक मतलब ठीक करने का मौका नहीं मिला। मैंने कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सेम बाइक ओन करी, उनको भी यही मिस्टेक आती है कि शोरूम जाते हैं, बाइक रख लेते हैं, शोरूम 1-2 दिन के बाद ही बाइक देता है, जबकि कोई दूसरी बाइक हो तो आपको घंटों या 3 घंटे 4 घंटे के अंदर बाइक मिल जाती है। इस पता मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्या है इस बाइक के अंदर कि कोई भी टेक्नीशियन जो हीरो के अंदर एक चीज भाई, ये अभी भी सर्विस वाले ऐसा करते हैं या स्टार्टिंग में करा? अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। आज अगर आप एक हीरो का प्रीमियम शोरूम है, अगर वहां जाओगे वहां आपको सेम डे बाइक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखो, मैं वर्किंग वाला आदमी, मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब होती है, सैटरडे संडे को बाइक देता हूँ। अगर मैं सैटरडे को दे रहा बाइक, संडे से पहले नहीं मिलती, और शोरूम वाले हाथ खड़े करते हैं कि सर इस बाइक के लिए अलग टेक्नीशियन लगेगा, और आपके जैसे अगर 2-3 बाइक और लग जाएगी सर्विस बे में तो टाइम और लग जाएगा। तो मेरे को स्पेसिफिकली अगर जब मैं स्टार्टिंग में ली थी, मेरे को सुबह 7 बजे शोरूम जाके खड़ा होना पड़ता था, तब जाके मेरे को शाम को 9-7 बजे जब शोरूम बंद हो रहा था तब जाके मिलती थी। वरना अगर मैं लंच टाइम पे चला गया फिर तो संडे को ही मिलने वाली है, तो लिख लो आप। यार ये तो थोड़ी डिफिकल्टीज है। ये सर डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है बाइक को लेके, और सारे जो ओनर्स हैं उनका भी यही हाल है कि अगर आप वर्किंग डे में जाते हो तो ठीक है, अगर आप नॉन वर्किंग डे में, जैसे सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी का दिन आ गया, एक तो शोरूम वाले खुद ही बोल देते हैं कि सर तो सुबह आया करो 7 बजे के आसपास, क्योंकि भीड़ उस दिन ज्यादा रहती है, वरना आयो मत करो, वर्किंग डे में आओ। शोरूम वाले हाथ बोलते सर आपकी बाइक मंडे टू फ्राइडे ही ठीक हो सकती है हमारे तरफ से तसल्ली से, क्योंकि हमारे मैकेनिक तब खाली होते हैं। तो डायरेक्ट मना कर रहे हैं, बताओ। ये मेरे को मुंह पे बोलते हैं सर, मैं ये भी नहीं, कोई इज्जत से नहीं, सर मंडे टू फ्राइडे है ना तब की देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ। ये थोड़ा रहता है इंडियन बाइकों के साथ ना। अच्छा भाई, एक चीज आप बता रहे थे कि यहाँ पे आपकी हल्की सी गिरी थी। हाँ जी, बिल्ड क्वालिटी वाला मतलब क्या सीन था? भाई बिल्ड क्वालिटी देखो, वैसे तो मैं किसी भी बाइक जो फेयरिंग वाली है उनकी बिल्ड क्वालिटी नहीं होती है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन खड़ी बाइक गिर के इतना बड़ा स्क्रैच डेंट आना कि बाइक का पैनल पूरा बज रहा है, और इतना बज रहा है कि आप इसको हाई स्पीड पे ले जाओ, हाई आरपीएम पे ले जाओ, आपके कानों तक बज आ जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे पैडिंग का हेलमेट ले लो, बज आता है इसका। और ये बस तो इसका भी है, ये तो चलो डैमेज पार्ट था। ये आ गई मुद्दे की बात भाई, ये इसका बहुत कह सकते हो 1 इन सेगमेंट वाला फीचर था जो अभी तक इसके ऐसी किसी बाइकों में नहीं आया इतने प्राइस रेंज में। ये आपने बंद भी करवा दिया। भाई ये सब बताओ, ये गिमिकी है, इसमें कोई सर पैर नहीं इस चीज का, ले लिया बस ले लिया है। आप इसको यूज करोगे या तो ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, 30 mm जितना स्केल होता है उतना ही ले सकता है ये। और उसका फेयरिंग को इतना मुझे फायदा नहीं लगा कि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मेरी बाइक को कुछ ज्यादा स्पीड मिल रही है, ऐसा कुछ ट्राई करा था हाईवे पे कभी? करा है, लेकिन उतना माइल्डली 1-2 किलोमीटर की स्पीड का फर्क आ गया, वो ज्यादा नहीं आता है, और जितना आप इसको हाई स्पीड में जाओगे उतना ही बजेगा। तो मेरे को ये लॉक करवाना पड़ा जानबूझ के, क्योंकि अगर लॉक नहीं करता नहीं ऐसे ऐसे हिलता रहता था, और ये इतना डैमेज हो चुका था हवा की वजह से ही कि इसको इतना बड़ा पैनल का गैप आ रखा है, अभी भी देख लीजिए आप, और ये गैप परेशान कर रहा है। आवाज भी करता होगा? आवाज तो कर ही रहा है, और सबसे बड़ी बात है इस पे टच हो जाता है, उस पे बॉडी पे। हाँ ये बॉडी पे टच हो रहा है, तो इससे बॉडी पे भी, बॉडी का शेल भी वीक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। इससे फिर नहीं देते चलता, और मैंने तो यूट्यूब पे काफी लोगों का देखा है कि उन्होंने ये हटा रखा है, हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि क्या फायदा है इसका, काम तो उतना ही कर रही है ये। तो 145 तो चली जाती है वैसे भी, ज्यादा से ज्यादा 147 चली जाती है, और क्या हो जाता है, यही फायदा है बस, और कुछ नहीं है। इतनी टॉप स्पीड मुझे लगता नहीं है कि कोई जाता होगा। देखो सिटी में तो नहीं है, सिटी में तो आप अचीव नहीं कर सकते, 100-110 चले गए बहुत बड़ी बात है। और हम दिल्ली वाले या फिर आसपास वालों के लिए तो यमुना एक्सप्रेस वे बना जहाँ पे जा सकते हैं हम, वरना तो वैसे भी नहीं जा सकते। कभी संडे राइड पे ट्राई मार लिया तो मार लिया। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और भाई,
इसकी सीट हाइट वगैरह, वेट वगैरह, एडजस्ट करना ट्रैफिक में, ये सारी चीज़ें ये कैसी हैं इस गाड़ी की? देखो हीरो ने एक अच्छा काम ये किया, इसकी चैसी बहुत अच्छी है। हाँ। तो इसको फ्लिक करना बहुत आसान है ट्रैफिक के अंदर, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। Zigzag करना हुआ हाँ जिगजैग करना होगा, जो एक वो आपने देखा होगा कि लोग ऐसे चला देते हैं, हाँ, हाँ। वो चीज करना इसमें आसान है। मेरे को और बाइकों से, जबकि RC200 RS200 चला के बोल रहा हूँ, इसकी चैसी उतनी अच्छी है कि आपको वो कॉन्फिडेंस दे देगी जो आपको शायद एक RS200 या RC200 में नहीं है। जैसे कि बहुत चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं हाँ ही, ये मैं जो बोल मानना रहा हूँ पड़ेगा चैसी इसकी बहुत ओके है। बहुत ऐसी बाइक मैंने बहुत कम देखी जिनकी चैसी पे आप भरोसा कर सकते हो कि सही आपको बात है। गिराएगी नहीं। और टायर सेक्शन के हिसाब से जितना इन्हें टायर दिया है, इनके टायर बारिश में अच्छा ग्रिप करते हैं, ये चीजें हैं। हैं? हाँ टायर में अच्छा ग्रिप करते हैं इनके मुझे टायर। लगता था नहीं करते नहीं होंगे, नहीं पर टायर ये सही अच्छा पहली ग्रिप बार सुना करते मैंने हैं, यार। माइलेज नहीं देते लेकिन ग्रिप के लिए अच्छे हैं। अरे माइलेज नहीं देते पर ग्रिप के लिए अच्छे। हाँ। अच्छा भाई ने एक टायर के अंदर एक एडजस्टमेंट और करवा रखी है, भाई थोड़ा अपने मुंह से बता दो वो क्या ठीक है, देखिए जब कंपनी ने मेरे को स्टॉक टायर दिया था ना, वो था MRF का 140/70 का 17 इंच वाला। तो मेरे को उससे माइलेज का इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि देखो वो बड़ा टायर था, हाँ। चक्का अच्छा घूमता उससे, लेकिन माइलेज का एक ड्रॉबैक आ रहा था। हाँ। तो मैंने काफी लोगों से रिकमेंड किया, मैंने कहा यार अगर मैं इसमें एक टायर सेक्शन छोटा कर देता हूँ हाँ। हाइट का, तो क्या ये माइलेज इफेक्ट पड़ेगा। तो टायर का सेक्शन छोटा करवा दिया, अभी मैंने 140/60 करवाया 70 की जगह। 140 सेक्शन ही रहा, पर वो हाँ, 70 की जगह 60 60 हो गया। हाँ। अब माइलेज ने, अब जाके मेरे को लग रहा है कि एग्रेसिव चलाने पे भी इसने मेरे को 28 तक का नंबर दे दिया है। अच्छा, पहले अब aggressive- माइलेज बेटर हो गई, बेटर हो गया। 4-5 की माइलेज बढ़ हाँ, गई। पहले एग्रेसिव चलाने पे 25 भी मिल जाए तो मैं खुश रहता था, अब एग्रेसिव चलाने पे 28 मिल गई, तो मेरे को एक वो प्लस पॉइंट लगा है। लेकिन मैं ये तभी रिकमेंड करूंगा जब आपका बाइक का टायर बिल्कुल वेयर एंड टियर हो जाए। हाँ। स्टॉक टायर इसके बहुत अच्छे हैं, उसको चेंज कराने की मुझे लगता नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, जब तक खराब नहीं हो जाते जब वो। तक उसकी ग्रिप हाँ, ना grip ना खत्म खत्म हो हो जाए। जाए। चलो अच्छा, एक चीज और भाई आप बता रहे थे ये टॉप स्पीड में जाके ना थोड़ी दिक्कतें कर रही है, वो किस वजह से कर रही है और क्या हो गया, इसके सस्पेंशन कैसे हैं, भाई वो भी बता दीजिए। देता हूँ। 20,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। अभी इस टाइम पे बाइक की कंडीशन ये है कि ना इसके रिम बैंड हो चुके हैं। हाँ। तो रिम बैंड होने की वजह से जब मैं लोकल मैकेनिक को रिम दिखाया, बैंड कैसे हुए? वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर, 20,000 किलोमीटर चल गई, कोई मैं तो मेरा डेली कम्यूट है बस। यार और बाइकों में तो नहीं होते ऐसे। मैं भी वही हैरान हूँ सर, मैं भी वही हैरान हूँ कि एक बाइक ये तो आप भाई first स्प्लेंडर जैसी बाइक ले लेंगे ना, उसका भी वेयर एंड टियर हाँ, होगा उसमें तो भी रिम नहीं बैंड नहीं होगा। लेकिन ये इतनी बड़ी बाइक बना दी, उसका अलॉय बता दिया कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इसका वेयर एंड टियर इतना बढ़ गया कि अब इसका जो आगे के टायर का सेक्शन है ना, वो हल्का हल्का कहीं कहीं से इस तरफ हो रखा है। तो अच्छा, अब इसको एक तरफ से टायर ज्यादा घिस रहा है, एक तरफ से कम बिल्कुल घिस रहा बिल्कुल। तो मैंने जब लोकल मैकेनिक को दिखा के इसको टायर का सेक्शन थोड़ा ठीक करवाया, रिम को सीधा कराने की कोशिश करी, उसने कर दिया, बट उसने सामने से बोल दिया कि सर इसको अगर आप 100 ऊपर के लेके जाएंगे स्पीड में तो ये हैंडल वॉबल करेगा। करता है। अभी भी करता है, पहले तो जब हो गया था ये तब तो 70 पे भी कर रहा था। अच्छा। अब 100 के ऊपर जाने पे कर रहा है, तो ये मेरे को ये इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 100 तक ले जा सकता हूँ, 100 के बाद मैं हैंडल पे आगे नहीं कर सकता। अगर कोई दोस्त वोस्त मांग ले संडे राइड पे तो भाई मैं तो मना उसको करता हूँ, बताना मैं पहले पड़ेगा। बोल देता हूँ भाई 100 के ऊपर जाएगा तेरी जिम्मेदारी है फिर। तेरी जिम्मेदारी है। तो वो वाला है। अब मेरे को ये समझ नहीं है किस क्वालिटी का इन्होंने अलॉय दिया है कि भैया 20,000 किलोमीटर पे अलॉय बेंड हो रहे हैं। तो इसकी मेडिसिन क्या है, इसको चेंज ही कराना पड़ेगा? सर मैंने तो देखो अभी इंश्योरेंस के लिए इस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मेरा खुद का जो इंश्योरेंस वाला है जिससे मैं करवाता हूँ, उसने तो बोला कि टायर प्रोडक्ट नहीं होता टू व्हीलर में। अब मैं अगर शोरूम जाता हूँ उनकी तरफ से अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो ठीक, वरना मैंने इसका रिम का प्राइस पूछा था, वो 6,000 रुपये बता रहा था फ्रंट रिम का, बैक का तो पूछा नहीं, फ्रंट रिम का बताया कि 6,000 रुपये। अब खड़े पाँव 6,000 रुपये लगाना मेरे लिए थोड़ा इस टाइम पे हाँ, भाई मुश्किल हो जाता है, वैसे भी तो ईयर एंड चल रहा है बिल्कुल, तो तो दिक्कतें रहती है थोड़ी। इसीलिए मेरे को ये था कि 6,000 रुपये लगाना इसके लिए इस टाइम पे लाजमी नहीं है, तो मैं चला रहा हूँ इसको बस चलाने के लिए। अच्छा एक चीज भाई और बताओ, गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा आता है? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है भाई, अच्छी है देखो, ना? ब्रेकिंग में आपको मेरे को स्पेशली आगे वाली बहुत सही लगती है इस गाड़ी ब्रेकिंग इसकी बहुत ओके है। मेरे को ब्रेकिंग और हैंडलिंग के वजह से इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। की। और इसका ये हैंडल जो है वो पूरा एग्रेसिव है भी नहीं। एग्रेसिव नहीं, तो सीटिंग पोस्चर हाँ, आपका बहुत अच्छा आराम है से इसमें comfortable लेंगे। बैठते तो हैं। 3 चीजें तो अच्छी है, हैंडलिंग, पोस्चर और ब्रेकिंग, ये तीनों आपको बहुत अच्छी मिलेंगी इस बाइक में। और एक चीज और, इसकी हेडलाइट कैसी है? हेडलाइट का थ्रू भी अच्छा है, हाँ, बहुत हेडलाइट सही का थ्रू भाई। अच्छा है एक्स्ट्रा आपको। लगवाने की भी जरूरत नहीं। मैं तो ये बोलूंगा कि आपके जो KTM RC200 उससे अच्छा थ्रो है इसका। हाँ, हो ये कोई सकता है। बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा तो हेलमेट जो है वो ब्लैक वाइजर वाला है, उसमें भी मुझे इसका जो है थ्रो अच्छा दिख जाता है। और खासकर मैं तो डेली कम्यूट वाला बंदा हूँ, मेरे को रात को 7 बजे ही निकलना पड़ता है, 7 बजे के बाद भी इसका थ्रो बहुत अच्छा है कि आपको भरोसा रहता है। उसकी लाइट वैसी है ना जैसे अंधेरे में ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक, वो तो आजकल सभी में आ गया, बट इसमें ऑटोमेटिक है कि जैसे आप किसी टनल में जाते हैं तो इसकी लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फायदा तो होने ही वाला है। हाँ जी। बाकी भाई आज के टाइम पे मुझे पता है आपका आंसर, बट आप रिकमेंड करोगे जैसे अगर मैं आपके पास आऊँ 2 से 2.5 लाख रुपए की कोई भाई ऐसी बाइक बताओ मोहित भाई जो मैं ले लूँ, उसमें बकेट लिस्ट में ये रहेगी? भाई मैं ना देखो खुल के बोलता हूँ, अगर आप टायर 1 सिटी में रह के भी इस बाइक को स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पे शोरूम्स की बहुत अबंडेंस है, हाँ। तो आप समझ जाओ कि बाइक की कंडीशन क्या है मार्केट में।
आप इसको ले लो, लेके आपको चलाने में बहुत मजा आएगा, सब कर लोगे। लेकिन जब सर्विस का टाइम आएगा ना, अगर वहां जाके आपको धोखा खाना पड़ रहा है या सर्विस के टाइम पे आपको शोरूम से लड़ना पड़ रहा है, तो फिर उस बाइक लेने का मतलब ये वो वाला हाल होगा जो हाल टीवीएस का है। हाँ। टीवीएस की जो वाचे RR 310 आती है, उसको लेके भी लोग परेशान रहते हैं। इनफैक्ट टीवीएस की कोई भी बाइक ले लो, उसमें लोग परेशान रहते ही हैं। सेम चीज़ इसके लिए है। आप इसको तब ले लो जब आपको लगता है कि जो प्रीमियम शोरूम है हीरो के, वो आपके घर के पास है। हाँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहता हूं, मैं तो रिकमेंड नहीं करता भाई इसको लेने के लिए। सही बात है। क्योंकि ये आपको वैसा उन जगह पे परेशान करेगी जहाँ पे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। भाई ये भी प्रॉब्लम होती है बाइकों में। जैसे आपके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो थी भी नहीं, जो होनी नहीं चाहिए एक नॉर्मल बाइक में, देखी भी नहीं दूसरों की बाइक हाँ, कि वो थोड़ा वाली आइडिया प्रॉब्लम लगे। अगर आप फेस कर रहे हो तो फिर मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा। और मैं तो हीरो से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई अगर आप बाइक बनाते हो तो अच्छी बाइक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने टेक्नीशियंस को ट्रेन कर दो, ताकि हम जैसे लोग अगर आपकी बाइक खरीदे तो हमें आपसे ही लड़ना ना पड़े, आपकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। हीरो की इस टाइम पे मार्केट वैल्यू ये है कि उनने ये पोर्ट्रे कर रहा है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, कि वो इस टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 वो है, 2 व्हीलर सेगमेंट के किंग बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन उन्हीं की है। और वो मास प्रोडक्शन होगी स्प्लेंडर की ही है, लेकिन है। अब आप वर्ल्ड के रिनाउंड में आते हो और आपकी जो सेगमेंट किसे कहते हैं हम, किंग बोलते हैं बाइक को, या सबसे हाईएस्ट जो इन्हें अभी तक बाइक प्रीमियम बाइक सबसे एक्शन हाँ, आ रही है, तो वो बाइक अगर मार्केट में स्ट्रगल कर रही है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी हालत क्या है मार्केट में। जो ड्रॉबैक है उनके लिए, हाँ जी, और स्पेशली ऑनर के लिए भी यार, कितना पैसा लगाया और इतनी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं कि खुद के मुंह से अपनी गाड़ी की बुराई करना, ये नहीं अच्छा लगता। कई बार मेरे को भी अपनी, जैसे मेरे पास KTM है, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, नहीं अच्छा लगता सबको बताना कि यार इसमें बहुत वाइब्रेशन है, मत लो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। इन सारी चीज़ भाई, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो का एंड कर देते हैं। यार इसकी सर्विस हो कितने की जाती है, बजट फ्रेंडली या थोड़ी सी कॉस्टली? देखो हीरो के साथ अच्छी बात है कि बजट फ्रेंडली है। हाँ। अगर इसका जो इंजन है ना, देखो डिपेंड करता है आप कौन सा लगाते हो। कुछ लोग इसमें थोड़ा कम सेगमेंट का लगाते हैं क्योंकि उनकी डेली रनिंग नहीं है। मेरी डेली रनिंग थी तो मैं हमेशा RC 200 लगाता था, जो मोटर का आता है प्रीमियम वाला, तो वो 1200-1300 रुपये का तो इंजन वाली पड़ता है आपको। उसके बाद इसमें अगर आप ऑयल फिल्टर लगाते हो और एयर फिल्टर लगाते हो, 250-300 रुपये के वो हैं एक, तो आपके 2000 से 2500 में काम हो जाता है। तो अगर आप इसको ले लेते हो तो सर्विस में, अगर जब तक कोई बड़ा काम ना आए, कि जैसे मान लो बैटरी का काम आ गया या कुछ पार्ट वियर एंड टियर हो गया, अगर वो ना हो तो ये आपको 2000-2500 में आपका काम कर देगी सर्विस में। तो ठीक है यार। हाँ, इतना मतलब 200 सीसी के हिसाब से अगर देखें जायज है तो इतना ठीक हाँ। है। कंपनी चलो झूठ बोल के तो वैसा नहीं हाँ, फायदा मतलब उठा वो रही काम नहीं करेगी, लेकिन मैकेनिक ट्रेन ही नहीं है तो क्या करेगा। यार फिर वही बात आ गई। वैसे है यार, आपके साथ नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। XMR वाले बहुत ऑनरों के साथ सुना है, उनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, आपके साथ भी, जो सोची भी नहीं होगी ना, किसी और बाइकों में मिली होगी कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि इसे ठीक कैसे करना है। हाँ। और बाहर वाला आपने बताया था, कोई बाहर दूसरा मैकेनिक टच नहीं करेगा। हाँ। दूसरा मैकेनिक आउट ऑफ मार्केट कोई बंदा इसे नहीं टच करेगा, नहीं नहीं करेगा। हाथ खड़े कर देंगे। क्योंकि इसकी तो भाई मेरे को पहली बार पता चला कि इसकी बैटरी सबकी यहाँ होती है, यहाँ होती है, लेफ्ट में, राइट में, सीट के नीचे, इसकी यार आगे हैंडल के पास, और आप बताती है बचता है बज भी रहा है। बचता भी है। और मैं तो कह रहा हूँ जब बारिश होती है ना, तो मेरे मन में डर रहता है कि अगर पानी बैटरी के अंदर चला गया तो या तो ये खड़ी हो जाएगी, हाँ। और अगर खड़ी नहीं हुई तो इसकी मिसिंग का स्टार्ट, क्योंकि बैटरी जब लेती है ना तो वो किल स्विच को बंद कर देती है बार बार, तो फिर ये स्टार्ट होने में बहुत तकलीफ देती है। तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद इसके सारी प्रॉब्लम ये, किक तो आती नहीं है, बिना किक के इसको धक्के मारना, भाई हाथ जुड़वा लो। और सोचो आप अकेले हो, और अगर मैं अकेला हूँ तो जॉब पे अकेले पे जाते हो, फिर तो हो गया कबाड़ा। तो वो चीज़ आप मतलब बहुत वेग डिजाइन था कि लोग, मैंने समझ नहीं आया बैटरी यहाँ कौन डालता है, इसीलिए सब लोग नीचे डालते हैं हाँ। ताकि वो पानी का थोड़ा अच्छा, सा एक तो प्रॉब्लम ये है, आप इसकी बैटरी को अगर इसमें सिंगल नेट दिया हुआ है, एलन की से खुलता है, हाँ। इसकी बैटरी निकालना ही यहाँ से बहुत बड़ा इशू, क्योंकि ये बहुत छोटा पैनल है उसके लिए। हमसे तो निकलेगा भी नहीं। एक टेक्नीशियन, मैं तो ये देखा कि लोग पूरी टंकी खोलते हैं फिर बैटरी निकालते हैं। यहाँ से तो खाली आप बैटरी चार्ज वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, मैं तो देखा जब बजाज वाले हीरो के शोरूम में जाता हूँ, वो टंकी निकाल के फिर बैटरी निकालते हैं, क्योंकि ये ऐसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समय और बढ़ गया। हाँ। तो वो चीज़ तो है ही। और अगर किसी मान लो बंदे की बाइक की भाई बैटरी डेड हो गई, वो तो परेशान हो जाएगा इसको लेके, फिर कहाँ जाएगा। नॉर्मल कोई बाहर वाला खोलेगा भी वही नहीं। तो, हमें कंपनी से ही लेना पड़ेगा सामान। बिल्कुल। चलो बाकी थैंक यू मोहित भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। कसम से इस बाइक से रिलेटेड मुझे जो चीज़ें नहीं पता थी ना, वो भी आज पता चल गई। और होप सो भाई आप सारे लोगों को भी सारी चीज़ें पता चल गई। 2025 में अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो कुछ मत लेना भाई मत लेना। मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, उनने भी 250 भी निकालनी है। हाँ। उसका पता नहीं क्या होने वाला है, 210 का ये हाल है, 250 का क्या होगा, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी भाई अगर बोल रहे तो ले लेना। चलो बाकी अगर जो लोग लेने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। मैं ये बोलने वाला था भाई कि
आपको सारी चीज़ें रिलेटेड पता चल गई होंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी या आपको भी नहीं पता होंगी, वो शायद आप लोगों को अब पता चल गई होंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को ना भी फेस करनी पड़े, चीज़ें अच्छी भी हैं, चीज़ें बुरी भी हैं, हर चीज़ों के दो साइड रहते हैं। बाकी भाई का चैनल कैप्टन करिश्मा के नाम से, अगर इस बाइक से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें देखनी हो और भी बहुत सारी बाइकों की चीज़ें देखनी हो तो इन भाई के चैनल पर जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।